नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में कई विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने का वादा किया गया था। आज हम उस वादे को धरातल पर उतार रहे हैं। आपने अपनी जो सफलता है कड़ी मेहनत से प्राप्त की है और इसमें आपका जो आपने अपनी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको आज ये नया मैं कहूँ कि आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए मैं आपको भी, आपके परिवार के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है। प्रत्येक विभाग में हम प्रत्येक दिन पिछले कई महीनों से लगातार नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा हेतु है कि आप अपनी नई सेवा शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा से और परिपूर्ण होकर जाएं और आपको प्रोत्साहन मिले, आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। इसी के निमित्त ये सब कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किए थे। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए और लेकिन पहले के समय में नहीं हो पाया। हो जाना चाहिए था, पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले इस समय की पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। और जो खिलाड़ियों की जो भावना थी उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम, कुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूं तो बहुत सारे, जैसे अभी हंकी जी परसों हम लोग वहाँ हमने 700 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में। तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियाँ पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए
उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीत कर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में नियुक्ति पत्र वितरण का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण, वन विभाग, परिवहन विभाग और उद्यान विभाग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लगी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कैबिनेट बैठक 11 बजे शुरू हो गई है और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार अभी किया जा रहा है। मुख्य सचिव राधु रतूड़ी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगी और प्रेस को ब्रीफ करेगी कि किन मुद्दों पर आज चर्चा की गई और कौन से ऐसे पारित किए गए जो मुद्दे थे या फिर योजनाएं हैं जो आज विधानसभा से पारित की गई है। और इसी के तहत आज 11 बजे से कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें जो मंत्रिमंडल है वो उसमें मौजूद रहा। अभी फ़िलहाल ये माना जा रहा है बैठक के बाद एक और बैठक हुई है जो 1904 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है उसकी बैठक चल रही है। इसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बैठक करेगी और उसके लिए माफ़ कीजिएगा प्रेस ब्रीफिंग करेगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं आज विधानसभा मंत्रिमंडल की बैठक में रखे गए और इसके बाद आज पारित किए गए। वहीं अगर बात की जाए तो डीए बढ़ोतरी पर आज फैसला लिया जाना चाहा और साथ साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर पेड़ काटने की जो अनुमति है वो देने की बात की गई और साथ साथ जो डायलिसिस सेंटर्स चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा पीपीपी मोड में उन पर जो छूट है वो दी जाएगी। तो कई मुद्दे हैं कई विभागों के, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसमें वन भूमि को लेकर भी तमाम कहा जा सकता है कि आज उसमें मंत्रिमंडल आज अपने चर्चा करके इसे पारित कर दिया गया। फिलहाल ब्रीफिंग नहीं हुई है, ब्रीफिंग के बाद क्लियरेंस होगी कि कौन कौन से मुद्दे पर आज बातचीत हुई है और कौन कौन से मुद्दे मंत्रिमंडल से पारित हुए हैं। जी बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्योंकि धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी क्या अहम फैसले इस पे सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है युवाओं को रोज़गार देने के लिए और साथ साथ सरकारी जो नौकरशाही है उनके लिए किस तरह से सरकार कर रही है, कर्मचारी हैं सरकारी उनके डीए बढ़ाने की बात की जा रही है आज। प्राइवेट सेक्टर नियमावली आज पारित हो सकती है, मान सकते हैं कि जिसमें लगातार जो प्राइवेट सेक्टर से उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट भी उत्तराखंड में हुई है। ऐसे में माना जा रहा था कि लगातार जो विभाग है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं कि जो लोग इंटरप्राइजेज यहाँ पर आए उनको उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए और साथ साथ उन्हें ईजिली जो लैंड है और साथ साथ जो परमिशंस हैं वो अत्यधिक मिले या तेज़ी से मिले, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर उतरे। तो तमाम जो विभाग है लगातार कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए इसमें देखने को मिल सकता है कि क्या डीए बढ़ोतरी की जो बातचीत की जा रही है वो 4% सरकार ने बढ़ाया है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होने वाली है, उसके लिए भी जो चर्चा है मंत्रिमंडल में भी हो सकती है कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो आने वाले जो चारधाम में रहने वाली है और उसके तहत पीडब्ल्यूडी या फिर सड़कों का निर्माण या फिर जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम या फिर जो मूलभूत व्यवस्थाएं वहाँ पर दी जाएगी। तो ऐसे में आज मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में जो आचार संहिता है वो लग जाएगी और लोकसभा से पहले की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। गरीबी रेखा से जो रहने वाले लोग हैं उनको बीपीएल से ऊपर
लाने की कोशिश की जाएगी तो कई योजनाएं या फिर कुछ कहा जा सकता है कि आज विधानसभा से पारित होंगी और जिनको लेकर अभी फिलहाल सरकार की जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्य सचिव पहुँचेंगी और जितनी भी विधानसभा मंडल में जितनी भी चर्चा हुई है और चीज़ें पारित हुई हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल तुषार, तो जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग अभी नहीं हुई है, जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन आपने जिस तरह से उम्मीदें जताई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम योजनाओं और जनता के हित वाली योजनाओं पर सरकार घोषणा कर सकती है, क्या कुछ खास घोषणाओं को लेकर निकलकर सामने आ रहा है और जनता क्या कुछ उम्मीदें बनाए हुए है सरकार से? देखिए, जनता की बात की जाए तो युवा यहाँ पर अत्यधिक है, तो उनकी अपेक्षा यही है सरकार से कि रोज़गार यहाँ पर अत्यधिक मिले और इसी के तहत जो सरकार है, राज्य सरकार, वो इन्वेस्टमेंट के नए माध्यम जो युवा हैं उनको देती हुई नज़र आ रही है। स्टार्टअप्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी कई लगातार जो सरकार है वो उसमें छूट देती हुई नज़र आ रही है और इसमें भी माना जा रहा है कि युवा के रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ सरकार देगी और इसी के तहत लोकसभा चुनाव के लिए भी कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार तैयार करती हुई नज़र आ रही है और ये माना जा रहा है कि जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए भी कुछ सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी, जिस तरह से मैंने कहा कि डीए में बढ़ोतरी उनके देखने को मिल सकती है, चारधाम यात्रा है उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आज फैसला लिया जा सकता है। साथ साथ जो डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं वो पीपीपी मोड पे, उनके जो भुगतान की प्रक्रिया है उसे आसान किया जा सकता है। तो कई फैसले आज लिए जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए भी। जी बिल्कुल तुषार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज यमुना कॉलोनी क्षेत्र के आसपास स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कार्यों की सुस्त गति पर नाराजगी भी जताई गई। साथ ही निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की क्वालिटी को लेकर भी मंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 31 मार्च तक सभी कार्यों को पूर्ण करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल भी रहे हैं और जिस जगह में खड़ा हूँ इसका जो सड़क की चौड़ाई है इसको बढ़ाने का काम हमारे स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ पहले 7.5 मीटर था, लगभग 5 मीटर यदि और मिलता है तो 12.5 मीटर की रोड चौड़ी होगी। इसमें यहाँ पे हम लोग किनारे किनारे फुटपाथ भी बनाएंगे और लगभग ये 350 मीटर का है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें लोगों को भी सुविधा होगी और जिस प्रकार से बार बार एक समस्या आती थी कि साहब यहाँ जाम लगता है, ये उससे भी राहत मिलेगी। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नगर पालिका के गौ सदन की बदहाली को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विहिप कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विहिप जिलाध्यक्ष प्रताप लूथरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए कहा कि आईटीआई की गौ सदन में गायों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नगर में जगह जगह बाजार में आवारा पशु घूम रहे हैं। गौ सदन में पशुओं की देखभाल के लिए नियमित कर्मचारी रखा जाए जो समय से उन्हें खोल सके और बंद कर सके। बाजारों के आवारा पशुओं को गौ सदन में शिफ्ट किया जाए। मांगे हम लोगों की गाँवों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। नगर में जगह जगह लावारिस गाय घूम रही है। जो गाय गौ सदन में है उनकी स्थिति बहुत खराब है। न भोजन है, न चारा है, न पानी है। तो इन सब व्यवस्थाओं के लिए आज नगर पालिका के ईओ साहब से हमारी भेंट हुई है कि इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर में जो गाय हैं लावारिस घूमती हुई उनको गौ सदन में ले जाया जाए और गौ सदन में जो गाय हैं उनके पानी की और भोजन की व्यवस्था नियमित की। और चारे की समस्या है और जो हमारे गाय जो मार्केट में घूम रही है उनको भी सबको वहीं से शिफ्ट करेंगे और इस पर हम जो है ना कल सुबह 10 बजे हम पूरा निरीक्षण करूँगा अपने गौ सदन का। जो जिसमें कमी आए उसको शीघ्र से अतिशीघ्र हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव को पौड़ी जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के पौड़ी पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सशस्त्र सीमा बल जवानों की एक कंपनी पौड़ी जिले में पहुंच चुकी है, जिन्हें एसएसपी ने पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्स एसएसटी के साथ मिलकर चेकिंग पॉइंट पर अपना कड़ा पहरा देगी। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, जिससे लोकसभा चुनाव प्रभावित न हो और शांति व्यवस्था जिले में बरकरार रहे। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स ने जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।
देखिए, हमारे पास एक कंपनी जो है एसएसबी की, वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसको उनके जो प्लेटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लेटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पिकेट पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग होगी, जहाँ हमारी एसएसटी तैनात है, उनके साथ इनके द्वारा लगातार चेकिंग की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर जनता के सुझाव सम्मिलित करने की बात कही है। बीजेपी नेता नरेश बंसल ने कहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र बना रही है। वहीं आम जनता के सुझाव पर ये पत्र आधारित होगा। आगे उन्होंने कहा कि सुझाव आगामी 5 साल के लिए होंगे, जिन पर सरकार चलने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सभी लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उससे नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यालय खुलने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। जगह जगह पर हमारी मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है चुनाव के लिए, उसके लिए जनता के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं, जगह जगह बैठकें करके। धर्मनगरी हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना जाना जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के सिंहद्वार चौक का है, जहां पर रविवार देर रात जंगली हाथी को टहलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो स्थानीय निवासियों ने बनाया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से शहर के सबसे ज्यादा रिहायशी इलाके सिंहद्वार चौक के पास हाथी टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लेक्चर में निजी कार्यक्रम में शिरकत की है, जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि धर्मवाद, क्षेत्रवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में देश का आमजन जाग चुका है। उन्होंने कहा कि जितना कर्ज 70 सालों में तमाम सरकारों ने लिया, उससे ज्यादा 10 सालों में बीजेपी सरकार ने कर्ज दिया है। सरकारी संस्थानों को गिरवी रखा गया है, लेकिन अब बीजेपी का फरेब और छल कपट चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और देश खुशहाली और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। कब तक आप जाति धर्म के नाम पर जीतेंगे? बड़ी मुश्किल से भारत के नीति निर्धारकों ने बड़ी मुश्किल से ये जो आपसी झगड़े थे उनको ख़त्म किया, छुआछूत। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जो नाथूराम गॉडसे की जय कहती है, जिसने महात्मा गांधी को मारा। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सर? वीआईपी का नाम छिपाने के लिए सबूत तोड़ दिए जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। किसान आंदोलन करते, 750 किसान मर जाता, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। एक किसान की बेटी मिट्टी में कुश्ती सीखती है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ती है। और बीजेपी के प्रधानमंत्री को अपना सांसद प्यारा होता है, वो बेटी प्यारी नहीं होती, उसकी कुश्ती प्यारी नहीं होती। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया। हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाता, जबकि हम सब उसके परिवार हैं। ये भारत का एक एक अंग, एक एक राज्य उसका परिवार है। ऐसे में अगर जनता नहीं जागेगी तो जनता के लिए ही कष्टकारी होगा। खबर देहरादून से है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने तस्कर के करोड़ों रुपए ड्रग्स सप्लाई के दौरान हरिद्वार से उसे गिरफ्तार किया है। एसटीएफ अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया गया, जिसके तहत एसटीएफ की टीम ने 1 किलो 110 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया है। साथ ही साथ बताया गया है कि पूछताछ में कई ड्रग्स डीलरों के नाम शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत एएनटीएफ के द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी क्रम में कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था
और हमारी ANTF की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत बड़ी रिकवरी है और इस पर लगातार हमारी प्रभावी नज़र है कि लगातार हम इस पर कठोर कार्रवाई करें और तस्करों को गिरफ्तार करें। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी और इससे संबंधित जो भी लोग जो यहाँ पर नशा बेच रहे हैं और भेज रहे हैं इस तरह से, तो उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।